हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संजीत झा क्लासेस पर। तो क्लास 12 सेमेस्टर 3 वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। अब क्या है, आज से हम लोग क्लास 12 में सेमेस्टर 3 के लैंग्वेज सब्जेक्ट जो हमारा हिंदी इंग्लिश, उसका हम पहला क्लास आज आपको इंग्लिश का कराएंगे, जो कि है स्ट्रॉन्ग रूट्स। आप देख सकते हैं आपका ये बुक है स्ट्रॉन्ग रूट्स। तो स्टूडेंट्स, आज से सेमेस्टर 3, क्योंकि आप सेमेस्टर 3 को इतना आसान में नहीं ले सकते, क्योंकि आप जो क्लास 11 का सेमेस्टर 1-2 पढ़े वो आपके स्कूल में एग्जाम लिया गया था, फिर भी मैंने बहुत कुछ वहां पे करवाया था। बट सेमेस्टर 3 जो है ना, क्लास 12, वो बोर्ड का एग्जाम होगा आपका, ठीक है। वहां काउंसिल से पेपर आएंगे और आपको बाहर सेंटर में जाना होगा एग्जाम देने। तो स्ट्रॉन्ग रूट्स है, इसके बाद और भी चैप्टर है। इन सब चैप्टर को इंग्लिश अच्छा से करवाऊंगा, क्योंकि सेमेस्टर 3 जो है वो एमसीक्यू पेपर है आपका। 40 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, आपके सामने 40 क्वेश्चन आएंगे। और अगर मैं जितना आपको इंग्लिश में करा देता हूँ ना, और हिंदी में करा दूंगा, तो आपको 40 में से 40 नंबर ही आएगा, ठीक है। इसमें अगर डाउट जैसे आपको हो सकता है कि नहीं 40 में 40 कैसे आ सकता है, तो वो जब आप सेमेस्टर 3 का जब एग्जाम देने जाएंगे ना, और जब एग्जाम दे के वापस आएंगे, तो आप खुद ही हमें कमेंट करके बता सकते हैं, लिख देंगे कि आपने 40 में 40 आएगा कि नहीं। क्योंकि आज से स्ट्रॉन्ग रूट या फिर कोई भी चैप्टर इंग्लिश का और हिंदी का, ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट है वो जानते भी है कि हिंदी इंग्लिश में मेरा क्या, मैं जो पढ़ाता हूँ वो आता है कि नहीं। तो आज से हिंदी इंग्लिश का जो क्लास मैं करा रहा हूँ ना, बस उसे आप लोग को सुनते जाना है। कॉपी का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एमसीक्यू पेपर है, बस आपको सुनना है। हम जितना भी पढ़ाएंगे आपको बस सुनते जाना है। स्ट्रॉन्ग रूट हम पढ़ाएंगे, हम ही वर्ड का मीनिंग भी बताएंगे। एक बार में जब चैप्टर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग रूट, उसके जितने एमसीक्यू बनते हैं, अभी तक एक बार ही पेपर हुए वेस्ट बंगाल काउंसिल के, क्योंकि ये न्यू सेमेस्टर वाले एग्जाम हो रहे हैं, तो अभी तक सिर्फ एक बार बोर्ड के एग्जाम हुए इस साल, जो अभी अभी खत्म हुए सेमेस्टर 4 एचएस के एग्जाम। अब तो रिजल्ट भी आने वाला है, तो एक बार ही एग्जाम हुआ। हम आपको वो प्रीवियस ईयर पेपर भी दिखाएंगे कि उसमें स्ट्रॉन्ग रूट से कौन सा एमसीक्यू आया था। तो वो पीवाईक्यू साथ में मेरा इस चैप्टर के अंदर जितना भी, क्योंकि देखिए एमसीक्यू ऊपर ऊपर से करके चला जाना एग्जाम से 2 दिन पहले, वो अच्छा नहीं होता। हाँ, वो जिन्हें पास करना है उनके लिए वो सब सही है, जो पासिंग नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है वो। बट जो एकदम से सपना बना के पढ़ते हैं कि मुझे टॉप करना है माध्यमिक में, अगर उनका कुछ कमी रह गया तो वो एचएस को टारगेट करते हैं, ऐसे स्टूडेंट के लिए ना हिंदी इंग्लिश में 40 में 40 बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बस सुनते जाइएगा। साथ में इसमें जितना भी एमसीक्यू, क्योंकि जब चैप्टर ही पूरा पढ़ लेंगे ना, पूरा चैप्टर ही, तो उसमें से कोई भी एमसीक्यू छूट ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। आप लोग भी जानते हैं, अगर पूरा चैप्टर को ही निचोड़ देंगे ना, पूरा पढ़ लेंगे, तो इसमें एक एक एमसीक्यू ढूंढ ढूंढ के सारा कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ भी छूटेगा नहीं। बस आप लोग अगर न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश बहुत लोगों को ज़रूरत होता है, ठीक है। बहुत लोग अकाउंट्स बिजनेस स्टडी इधर उधर पढ़ लेते हैं, बट हिंदी इंग्लिश के लिए उन्हें काफ़ी भटकना पड़ता है, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत से टीचर हैं, बट आप एक बार मेरा क्लास फॉलो करके देखिए, दूसरों से बहुत अलग है मेरा क्लास, ठीक है। और 40 में से 40 ये हम आप लोगों को आज बोल रहे हैं। तो आज पहला क्लास है स्ट्रॉन्ग रूट पढ़ाएंगे आपको, काफी आसान है, ठीक है। और आपको 1 शॉट में कंप्लीट कराएंगे, ये नहीं कि आधा आज कराएंगे फिर आधा। स्ट्रॉन्ग रूट अभी इसी वीडियो में कंप्लीट 1 शॉट, ठीक है, 1 शॉट कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। बस आप लोगों को सुनते जाना है, ठीक है, सुनते जाना है। वर्ड का मीनिंग भी, वर्ड का मीनिंग अगर हुआ तो बुक में ही आपको पेंसिल से साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी डायरेक्ट वर्ड का मीनिंग बहुत कम पूछता है। तो शुरू करते हैं स्ट्रॉन्ग रूट, इसके बाद इंग्लिश, फिर हिंदी का क्लास आएगा। इंग्लिश हिंदी ऐसे करके हम लोग क्लास करते रहेंगे, ठीक है। आप लोग बस जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए इसको, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश के लिए आप लोग इधर उधर आप लोग को भटकना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे पूरा क्लासेस आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज से शुरू करते हैं स्ट्रॉन्ग रूट्स, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग रूट्स जो है ना, मजबूत जड़, ये स्ट्रॉन्ग रूट जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी लिखे हैं। अब आप लोग सभी जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। पहले हम लोग पोएट के बारे में, ठीक है, सॉरी राइटर के बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारे राइटर हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी, इनके बारे में आप लोग को बहुत से बच्चे को पता भी होगा अब्दुल कलाम जी के बारे में, नाम तो सुने ही होंगे, सभी नाम सुने होंगे, और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन भी होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जो एपीजे अब्दुल कलाम है, इनका एपीजे का फुल फॉर्म होता है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन, ठीक है, अब्दुल कलाम। इनका जो जन्म हुआ था 1931 में हुआ था, ठीक है। और ये हमारे इंडिया के ना प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ये हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे। जैसे दोस्तों अभी जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट है वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी है ना, अभी द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट। तो ये भी एक समय में ना प्रेसिडेंट रहे इंडिया के,
वो समय था 2002, जब ये प्रेसिडेंट बने ना, 2002 में ये प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के। और 2007, आप लोग जानते हैं 5 इयर्स का टर्म होता है प्रेसिडेंट का, तो 2002 से लेकर 2007 तक ये भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति भी रहे हैं। इनको ना मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जब साइंटिस्ट थे ना, इसरो में भी काम किए, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ठीक है, वहां भी काम किए एज अ साइंटिस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर ये वहां भी काम किए, साथ में ये जब भारत के वैज्ञानिक क्षेत्र में काम कर रहे थे ना, तो इनके नेतृत्व में अग्नि और पृथ्वी 2 मिसाइलें लॉन्च हुई थी। इंडिया ने अग्नि मिसाइल मिसाइल लॉन्च किया, उस मिसाइल का एक नाम रख दिया जाता अग्नि, एक मिसाइल लॉन्च किया जिसका नाम रख दिया पृथ्वी। तो अग्नि और पृथ्वी मिसाइल ना, इन्होंने जब ये साइंटिस्ट के रूप में काम करते थे ना, तो इनके नेतृत्व में ये काफी इनका योगदान था इसको लॉन्च में, इनका काफी योगदान रहा अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल को लॉन्च करने में। तो आपको बस अग्नि और पृथ्वी याद रखना है, ठीक है। और ये इंडिया के जब प्रेसिडेंट 2002 में बने ना, तो 11वें प्रेसिडेंट थे। जैसे होता है ना कि अभी जैसे सोचिए 2007 तक तो यही रहे, फिर 7 में कोई बना, फिर 5 साल 12, ठीक है, फिर 12 से 5 साल 17, अभी ऐसे करके। तो ये 11वें राष्ट्रपति थे। जब ये बने थे ना, तो 11 नंबर पे ये थे प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये इसके बाद ये क्या था कि स्ट्रॉन्ग रूट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डॉक्टर कलाम्स ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। देखिए ऑटोबायोग्राफी, पहले तो आप समझ लीजिए डिफरेंस क्या होता है, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है। बायोग्राफी का मतलब होता है कि जब हम लोग दूसरे का जीवन के बारे में लिखते हैं, वो बायोग्राफी होता है। जैसे अगर मैं विराट कोहली के ऊपर लिखूंगा तो मैं बायोग्राफी लिख रहा हूं। बट ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, वो आत्मजीवनी हुआ, खुद के बारे में। अगर मैं खुद अपना जीवन के बारे में लिखूंगा तो वो ऑटोबायोग्राफी होगा, ठीक है। तो दूसरों के बारे में जब लिखना, जैसे आप लोग के एग्जाम में आता है ना बायोग्राफी, आप लोग का बायोग्राफी क्लास 10 में आता था कि आप लोग बायोग्राफी लिखते थे रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। तो जब आप दूसरे व्यक्तियों के बारे में लिखते हैं तो वो बायोग्राफी होता है। बट खुद अपने सेल्फ के बारे में लिखते हैं तो वो होता है ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग रूट जो है ना, वो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डॉक्टर कलाम्स ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर बोल के इनका ऑटोबायोग्राफी। आप देखिए, मैं अगर कुछ ऑटोबायोग्राफी अपना लिखूंगा तो एक उसका टाइटल दूंगा, नाम दूंगा। तो इन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी का नाम दिया था विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी डॉक्टर कलाम जी का है, और इसी विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी में से, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रूट को निकाला गया है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रूट को लिखा गया है, स्ट्रॉन्ग रूट का जितना जानकारी है स्ट्रॉन्ग रूट में दिया गया है ना, अभी पढ़ेंगे, वो सब इसी बायोग्राफी से निकाला गया, विंग्स ऑफ फायर से, ठीक है। तो इसमें बात क्या हुआ है, इसमें बात हुआ है स्ट्रॉन्ग रूट में, ये जो आपका स्ट्रॉन्ग रूट चैप्टर है, इसमें बात किया गया है चाइल्डहुड इन हिज होम टाउन। जब वो बचपन में थे ना, अपने होम टाउन में, होम टाउन उनका रामेश्वरम था। रामेश्वरम कहाँ है सर? रामेश्वरम तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर में जब वो बचपन में जीते थे ना, बचपन में, तो उन्होंने अपने बचपन की कहानी, बचपन के लाइफ को लिखा है इसमें, ठीक है। जब वो रामेश्वरम में रहते थे, अपना जन्म, पालन पोषण, माँ पापा सभी के बारे में, अपना पढ़ाई लिखाई सबके बारे में लिखा है, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं, ये तो अब्दुल कलाम जी के बारे में था। अब आते हैं एग्जैक्ट हम लोग बुक में, टेक्स्ट में, कि यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक एक करके। आप लोग बस सुनते जाइएगा, ठीक है, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। तो फर्स्ट लाइन है, I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state। ठीक है, अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि मेरा जन्म, ठीक है, तमिलनाडु आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली। ठीक है, मेरा जन्म मिडिल क्लास जानते हैं, मध्य वर्गीय, जिसको बोलते हैं मध्य वर्गीय फैमिली, ठीक है, मध्य वर्गीय फैमिली, तमिल फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म, अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिल परिवार के मध्य वर्गीय में हुआ था। ठीक है, मतलब इनके फैमिली मध्य वर्गीय मिडिल क्लास थे, तमिल थे, ये लोग तमिलनाडु में रहते थे तो तमिल भाषा ही बोलते थे और तमिल से ही थे। इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। देखिए, इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट, मद्रास राज्य के, ठीक है, तत्कालीन, अर्स्टवाइल मतलब होता है तत्कालीन मद्रास राज्य के रामेश्वरम शहर के, ठीक है, रामेश्वरम शहर में, ठीक है, रामेश्वरम शहर के द्वीप शहर, आइलैंड मतलब एक द्वीप होता है, मतलब वहां पे समुद्र होता है ना, समुद्र जैसा द्वीप, आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था। तो इसका मतलब है कि अब्दुल कलाम जी का जन्म तत्कालीन मद्रास राज्य के रामेश्वरम शहर के द्वीप, रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम के द्वीप शहर में एक मध्य वर्गीय तमिल परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है,
अब्दुल कलाम जी का जन्म मध्य वर्गीय तमिल परिवार में, ठीक है, तत्कालीन मद्रास राज्य के। तत्कालीन मद्रास राज्य बोलने का मतलब है कि अभी दोस्तों मद्रास बोल के कोई स्टेट नहीं है, अभी वही पहले मद्रास होता था, अभी वो तमिलनाडु है, ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसीलिए अर्स्टवाइल दिया, अर्स्टवाइल मतलब ही तत्कालीन। पहले उनके टाइम में जब उनका जन्म हुआ था तो वो मद्रास था, बट अभी वो मद्रास नहीं है, अभी मद्रास का नाम है तमिलनाडु। तो तत्कालीन मद्रास राज्य के रामेश्वरम के द्वीप शहर, आइलैंड टाउन के द्वीप शहर में मध्य वर्गीय तमिल परिवार में इनका जन्म हुआ था। माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। इनके जो पिता थे, इनका नाम था जैनुलाब्दीन, वो ना तो ज्यादा पढ़े लिखे थे और ना ज्यादा धनी थे, ठीक है, वेल्थ मतलब धनी थे, ना ज्यादा पढ़े लिखे थे ना ज्यादा धनी थे। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस ही पोजेस्ड ग्रेट इनसेंट विजडम एंड अ ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। इन सब दिक्कतों के बावजूद भी, मतलब इन सब हालात के बावजूद भी, ठीक है, इन सब के बावजूद भी उनके पास पोजेस्ड ग्रेट इनेसेट, ठीक है, ये जो पोजेस्ड है यहाँ पे लिखा पोजेस्ड ग्रेट इनेट, ठीक है, ये पोजेस्ड ग्रेट इनेट का मतलब होता है कि जन्मजात ज्ञान, जन्मजात ज्ञान मतलब जन्म से इतना ज्ञानी, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये हुआ स्टूडेंट की अब्दुल कलाम जी के जो पिता हैं जैनुलाब्दीन, ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा धनी नहीं थे, इसके बावजूद भी ये क्या थे, जन्मजात ज्ञान था इनके अंदर, मतलब ये बहुत ही ज्ञानी थे, ठीक है, ग्रेट इनेसेंट, ठीक है, ग्रेट इनेट पोजेस्ड ग्रेट इनेसेंट विजडम एंड अ ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। तो इनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान था और ये दिल से उदार व्यक्ति थे, ठीक है, मतलब काफी दयालु जो होता है, जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट मतलब होता है आत्मा, आत्मा से उदार व्यक्ति, ठीक है, मतलब दूसरों का मदद करने वाला, ठीक है, ये थे। He had an ideal helpmate in my mother, helpmate मतलब he had an ideal helpmate in my mother अशियम्मा। तो helpmate मतलब होता है ये क्या बोलते हैं उसको, जीवन संगनी, ठीक है, अपनी वाइफ के बारे में इनको बोला है, जो अब्दुल कलाम जी की जो मम्मी है, हेल्पमेट वो है, ठीक है। तो जीवन संगनी, ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर अशियम्मा। तो अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि उनके पास क्या था, जो अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं अपनी माँ को कि मेरी माँ उनकी बहुत ही हेल्पमेट थी, उनका नाम क्या था, अशियम्मा, ठीक है। I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsider ate with us than all the members of our own family put together. अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि हम एग्जैक्ट नंबर गिन नहीं पाएंगे, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर आपको बता नहीं सकते। हर दिन उनके घर पे ना, उनके घर के जितने फैमिली मेंबर को मिला के होते थे, उससे ज्यादा बाहर के लोग को उनके माँ खाना खिला देते थे, सोचिए, जबकि उनके पास इतना धन नहीं था, पैसे नहीं थे, अमीर नहीं थे, बोले ना दिल से उदार थे। तो अभी भी ऐसा होता है, जो लोग दिल से उदार होते हैं, बहुत लोग के पास बहुत पैसा होता है, फिर भी वो लोग थोड़े कंजूस होते हैं, बट कुछ लोग के पास पैसा नहीं होते हुए भी दिल से बहुत उदार होते हैं, ठीक है, मतलब दूसरों का मदद करने वाले होते हैं। तो अभी तक हमने एक पैराग्राफ पढ़ा जिसमें था कि फिर से एक बार इसको समरी बता देता हूं कि अब्दुल कलाम जी का जन्म तत्कालीन मद्रास राज्य के रामेश्वरम द्वीप शहर में, ठीक है, रामेश्वरम के द्वीप शहर में एक मध्य वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। उसके बाद इनके पिता जैनुलाब्दीन, जिनका नाम था जैनुलाब्दीन, इनके ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ज्यादा धनी नहीं थे, इन सब के बावजूद उनके पास जन्मजात ज्ञान था और आत्मा से उदार व्यक्ति थे। और उनकी जो जीवन संगनी थी, मतलब जैनुलाब्दीन जी जो अब्दुल कलाम जी के पिताजी हैं, तो उनके पास क्या था, उनकी वाइफ जो थी वो बहुत ही हेल्पमेट थी, मतलब उनकी जीवन संगनी थी, ठीक है, उनके हर काम में मदद करती थी। और फिर अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि वो लोग हर दिन जब बैठ के खाना खाते थे, पूरे परिवार लोग एक साथ जब खाना खाते थे, तो उन्हें उनके परिवार को मिला के जितने लोग होते थे, ठीक है, अब्दुल कलाम के फैमिली में जितने लोग होते थे ना, उससे कई ज्यादा बाहर के लोगों को वो लोग खाना हर दिन खिला देते थे, उनकी मम्मी, ठीक है। माई पेरेंट्स वेयर वाइडली रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल। अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स जो है ना, वो एक आदर्श कपल, ठीक है, आइडियल कपल, मतलब अपने माँ पापा के बारे में कह रहे हैं कि वो एक आइडियल कपल के रूप में जाने जाते हैं। माई मदर्स लीनियज, यहाँ पे नोट करिएगा, लीनियज मतलब होता है वंश, वंश होता है ना, वंश। माई मदर्स लीनियज वॉज द मोर डिस्टिंग्विश्ड मतलब प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित मतलब समझ रहे, एक पॉजिटिव वर्ड है, प्रतिष्ठित, काफी सम्मानजनक। वन ऑफ हर फोरबियर्स मतलब क्या होता है, पूर्वज। हैविंग बीन बेस्टोड मतलब प्रदान किया गया, द टाइटल ऑफ बहादुर बाय द ब्रिटिश। तो अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि माई मदर्स लिनेज, की उनके जो माँ का
वंश था, लीनियज वाज द मोर डिस्टिंग्विश, उनके माँ का जो वंश था ना वो बहुत ही डिस्टिंग्विश था, प्रतिष्ठित थे वे लोग, उनके माँ के साइड के जो फैमिली में लोग थे बहुत ही प्रतिष्ठित थे। वन ऑफ हर फोरबियर्स, उनमें से एक, मतलब उनमें एक, उनके वंश में से एक, उनके पूर्वजों में से एक, उनको ना ब्रिटिश के तरफ से बहादुर का टाइटल मिला था, प्रदान किया गया था, ब्रिटिश लोगों ने बहादुर का टाइटल दिया था। ठीक है, तो एक बार मैं पूरा सेंटेंस का हिसाब से बता रहा हूँ, बट आपको एक बार और बता देता हूँ कि यहाँ पे अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि उनके पेरेंट्स एक आइडल कपल थे, उनके मदर का जो लीनेज था, वंश था, ठीक है, वो बहुत ही प्रतिष्ठित थे, बहुत ही सम्मानजनक, उनका लोग सम्मान करते थे, प्रतिष्ठित थे। और उनके पूर्वजों में से एक, मतलब अब्दुल कलाम जी के जो माँ थे, उनके जो माँ थे, उनके पूर्वजों में से एक, उनके माँ के फैमिली में से किसी एक को, ठीक है, अंग्रेजों ने क्या कहता है, उस अंग्रेजों ने बहादुर का टाइटल दिया था। बहादुर मतलब एक टाइटल हुआ कि उनमें से किसी एक को बोला गया कि आप बहादुर हैं, एक टाइटल दिया गया था एक बहादुर का, ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, I was one of many children, a short boy with rather undistinguished look, born to tall and handsome parents. I was one of many children. ठीक है, I was one of many children. तो मैं बहुत बच्चों में एक था। अ शॉर्ट बॉय विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड, अनडिस्टिंग्विश्ड मतलब होता है साधारण, एकदम सिंपल वाला लुक, बॉर्न टू अ टॉल एंड हैंडसम फैमिली। ठीक है, हैंडसम पेरेंट्स। तो अब्दुल कलाम जी अब अपने बारे में कह रहे हैं, खुद के बारे में कह रहे हैं कि मैं एक थोड़ा शॉर्ट बॉय था, मतलब उनका शॉर्ट बॉय अपने को बता रहे हैं कि शॉर्ट बॉय था, अनडिस्टिंग्विश्ड लुक था, मैं मतलब बहुत ही साधारण दिखने वाला एक छोटे कद का, शॉर्ट बॉय मतलब छोटे कद का, साधारण दिखने वाला एक छोटे कद का, ठीक है, बॉय था। और मेरे पेरेंट्स जो थे वो काफी हैंडसम और लंबे थे, टॉल थे। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम लोग, एंसेस्ट्रल मतलब होता है पैतृक, पिता, एंसेस्ट्रल मतलब होता है पैतृक, पिता। ठीक है, पूर्वज भी होता है, पूर्वज भी होता है, एंसेस्ट्रल मतलब पैतृक या पूर्वज, तो एंसेस्ट्रल मतलब पैतृक, पिता के घर। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वाज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, तो हम लोग अपने पैतृक घर में रहते थे, मतलब अब्दुल कलाम जी के जो पापा थे, उनके पापा के भी पापा, ठीक है, मतलब अब्दुल कलाम जी के दादाजी, एक तरह से अब्दुल कलाम जी के दादाजी वो घर बनाए होंगे। ठीक है, तो वे लोग अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे, जो कि बनाया गया था 19th सेंचुरी, इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य में, 19वीं शताब्दी के। ठीक है, इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, और यह एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला, सुंदर दिखने वाला पक्का घर था। ठीक है, लार्ज पक्का हाउस, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो कि चूना पत्थर और ईंट से बना हुआ था। ठीक है, लाइमस्टोन मतलब होता है चूना पत्थर, और ब्रिक मतलब ईंट से बना हुआ था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम के मॉस्क स्ट्रीट में, मस्जिद वाले गली में, रामेश्वरम में मस्जिद वाले गली में, मतलब रामेश्वरम में एक मस्जिद है, उसी के गली में, मस्जिद वाले गली में, ठीक है, इनका घर था पक्का का। माय ऑस्ट्री फादर, या जो ऑस्ट्री है, ऑस्ट्री मतलब क्या होता है, ऑस्ट्री मतलब होता है एकदम सिंपल, सीधा साधा, ऑस्ट्री मतलब सीधा साधा। उनके जो ऑस्ट्री फादर थे, मतलब उनके जो सीधा साधा अपने पिता के लिए कह रहे हैं, यूज्ड टू अवॉइड ऑल इन इसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। ठीक है, अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि उनके पिता, अब्दुल कलाम जी अपने पिता के बारे में कह रहे हैं कि उनके पिता बहुत ही सीधा साधा लाइफ जीते थे। वो जितने भी इन इसेंशियल मतलब जो जरूरत नहीं है, ठीक है, कंफर्ट्स, आराम, लग्जरी, ठीक है, आराम करने वाले, लग्जरी लाइफ को मतलब आरामदायक जीवन को पसंद नहीं करते थे। साथ में वो कंफर्ट वाले, कि जैसे होता है ना, अभी कंफर्ट के लिए इंसान क्या करता है, एसी लगा लेना, गाड़ी खरीद लेना, मतलब बहुत वो सब क्या करते थे, वो लग्जरी वाले लाइफ नहीं जीते थे, वो एकदम सिंपल लाइफ जीते थे। अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि उनके पिता ये इन एसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरी को इग्नोर करते थे, अवॉइड करते थे। ठीक है, हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वेयर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथिंग, बट उनके पिता जो इन एसेंशियल है, जरूरत नहीं है जिसका, कंफर्ट लग्जरी का, वो तो अवॉइड करते थे, बट जो जरूरत वाली चीज है, जैसे खाना, दवा, कपड़ा, ये सब, ठीक है, ये सब करते थे, और अपने फैमिली को भी ये सब के लिए सुझाव देते थे, मतलब ऐसा बोलते थे, इसी तरह का लाइफ स्टाइल जीने बोलते थे। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, मेटेरियली एंड इमोशनली। अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि उनका जो जीवन रहा है, बचपन रहा है, वो काफी क्या रहा है, सिक्योर रहा है, मतलब काफी सुरक्षित रहा है। ठीक है, मेटेरियली और इमोशनली। ठीक है, मैं मतलब कोई भी मेटेरियली मतलब क्या, यही सब जो लग्जरी वाला चीजें होते हैं, उन सब चीजों को भी वो नहीं, मतलब ये किए, उनका लाइफ में नहीं हुआ, जब वो उनके पिता ने, क्योंकि उन्हें बताया था कि ये सब ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए, सिंपल, और इमोशनली भी। ठीक है, तो इस तरह से
आई नॉर्मली एट विथ माई मदर सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन। तो अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि वो अक्सर क्या करते थे, अपने मम्मी के साथ ही खाना खाते थे, ठीक है, मम्मी के साथ किचन के फ्लोर पे बैठ के, ठीक है, ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन, किचन के रसोई घर के फ्लोर पे बैठ के, ठीक है, वो अक्सर अपने मम्मी के साथ खाना खाते थे। सी वुड प्लेस अ बनाना लीफ बिफोर मी, और उनकी मम्मी क्या करती थी, वो एक केले के पत्ता, आप लोग को पता होगा कि साउथ इंडिया में अभी भी लोग ज्यादातर लोग अभी भी केले के पत्ते पे खाना खाते हैं। तो अब्दुल कलाम जी तो तमिलनाडु में रहते थे, तो उनके मम्मी खाना जब वो बैठते थे खाने तो एक केले के पत्ता बिछाती थी, ऑन विच सी देन लैडल राइस एंड अरोमेटिक सांबर, अ वैरायटी ऑफ शार्प होममेड पिकल एंड अ डॉलप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी। उसके बाद उस पत्ते पे वो चावल देती थी, राइस एंड सांबर, जो वो साउथ इंडियन होते सांबर, और वेराइटी ऑफ शार्प होममेड पिकल, और बहुत तरह तरह का होममेड पिकल मतलब होता है अचार, ठीक है, शार्प मतलब तीखा अचार जो होता है, होममेड घर का बना हुआ बहुत तरह का अचार, एंड डॉलप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी, और कोकोनट चटनी नारियल का चटनी, ठीक है, ये सब परोस देते थे उनकी मम्मी। द शिवा टेम्पल विच मेड रामेश्वरम सो फेमस टू पिलग्रिम वॉज अबाउट अ 10 मिनट वॉक फ्रॉम आवर हाउस। जो शिव टेम्पल है, अब यहाँ से थोड़ा अलग होगा, अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि जो शिव भगवान का मंदिर है, आप लोग भी जानते हैं रामेश्वरम में शिव जी का मंदिर है, तो जो शिव मंदिर है विच मेड रामेश्वरम सो फेमस टू पिलग्रिम, जो रामेश्वरम शहर को बहुत ही तीर्थयात्री, पिलग्रिम्स मतलब याद रखिएगा दोस्तों, पिलग्रिम्स मतलब होता है तीर्थयात्री, ठीक है। तो जो शिव टेम्पल है, जो कि किस लिए, पिलग्रिम्स तीर्थयात्रियों के लिए, विच मेड रामेश्वरम सो फेमस टू पिलग्रिम्स, रामेश्वरम को क्या बनाता है, फेमस बनाता है, तीर्थयात्री आते हैं यहाँ पे। वॉज अबाउट अ 10 मिनट वॉक फ्रॉम आवर हाउस, उनके घर से 10 मिनट की दूरी पे था, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि कितने मिनट के, हाउ, ठीक है, हाउ मेनी मिनट्स वॉक फ्रॉम डॉक्टर कलाम्स हाउस, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे। तो यहाँ 10 मिनट है, ठीक है। तो विच मेड रामेश्वरम सो फेमस टू पिलग्रिम्स, ठीक है, जो शिव टेम्पल है जो रामेश्वरम को बहुत ही फेमस करता है टू पिलग्रिम्स के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए, ठीक है। वॉज अबाउट अ 10 मिनट वॉक फ्रॉम आवर हाउस, जो कि हमारे घर से क्या था, 10 मिनट के दूरी पर था। आवर लोकेलिटी वॉज प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम बट देयर वेर क्वाइट अ लॉट ऑफ हिंदू फैमिलीज टू लिविंग एम्बिशियसली विद देयर मुस्लिम नेबर्स। तो यहाँ प्रीडोमिनेंटली मतलब होता है ज्यादातर, ठीक है, मैक्सिमम, ज्यादातर। तो हमारा जो लोकेलिटी है, अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि हमारा मतलब वो जिस इलाके में रहते थे, वो जिस लोकेलिटी में रहते थे, वहां पे ज्यादातर प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम लोग रहते थे, मतलब ज्यादातर मुस्लिम लोग रहते थे, बट देयर वेर क्वाइट अ लॉट ऑफ हिंदूज फैमिलीज टू लिविंग, ठीक है, एम्बिशियसली विद देयर मुस्लिम नेबर्स, बट हिंदू फैमिली भी रहते थे वहां पे, मतलब कुछ हिंदू फैमिली भी रहते थे, जो कि एक दूसरे से मुस्लिम, मतलब जो नेबर थे, मुस्लिम हुआ फिर हिंदू भी रहते थे, तो दोनों क्या करते थे, नेबर्स, पड़ोसी हुए हिंदू मुस्लिम, ये लोग क्या करते थे, मिलजुल के आपस में, हाँ, आपस में क्या करते थे, मिलजुल के रहते थे। तो यह जो एम्बिकैबली है ना, ये एम्बिकैबली मतलब ये हुआ मिलजुल के रहना, ठीक है, एम्बिकैबली मतलब मिलजुल के रहना। हिंदू मुस्लिम जो भी रहते थे, ज्यादातर मुस्लिम थे, हिंदू भी थे, और दोनों क्या करते थे, एम्बिकैबली मतलब काफी मिलजुल के एक दूसरे से रहते थे, ठीक है। नेबर्स, देयर वाज अ ओल्ड मॉस्क इन आवर लोकेलिटी वेयर माय फादर वुड टेक मी फॉर इवनिंग प्रेयर, ठीक है। तो एक बहुत ही पुराना मस्जिद था, मॉस्क मतलब मस्जिद, देयर वाज अ वेरी ओल्ड मॉस्क इन आवर लोकेलिटी, हमारे इलाके में एक बहुत ही पुराना क्या था, मस्जिद था, जहां मेरे पिताजी मुझे इवनिंग प्रेयर में, शाम का वक्त जब नमाज होता था तो ले जाते थे, ठीक है। आई हैड नॉट द फेंटेस्ट, ठीक है, फेंटेस्ट आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ द अराबिक प्रेयर्स चैंटेड बट आई वाज टोटली कन्विंस्ड दैट दे रीच्ड गॉड, ठीक है। फेंटेस्ट मतलब होता है दोस्तों वीक, कमजोर, ठीक है, फेंटेस्ट मतलब क्या हुआ, कमजोर। तो उनको जब उनके पिता अब्दुल कलाम जी के पिता जब अब्दुल कलाम जी को शाम के वक्त इवनिंग प्रेयर के लिए ले जाते थे मस्जिद में, तो वो वहां पे जो अराबिक प्रेयर होता था, अरबी भाषा में जो प्रार्थनाएं होती थी, उसका मतलब उन्हें नहीं पता होता था। अब्दुल कलाम जी छोटे बच्चे थे तो उनको वो मतलब नहीं समझ में आता था, बट वो इतना समझ जाते थे, कन्वाइंस्ड, ठीक है, अपने आप को इतना समझ जाते थे कि ये भगवान तक पहुंच जाते हैं, मतलब जो भी प्रार्थना हो रही है वो उनका मतलब तो नहीं पता अब्दुल कलाम जी को, अभी बच्चे थे, बट वो इतना समझते हैं कि ये जो बातें हो रही है, प्रार्थनाएं हो रही है, ये सीधे गॉड तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, कॉन्बाइंस, ठीक है। व्हेन माय फादर केम आउट ऑफ द मॉस्क आफ्टर द प्रेयर, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स वुड बी सिटिंग आउटसाइड वेटिंग फॉर हिम। जब मेरे पिताजी मस्जिद से प्रेयर करके बाहर निकलते थे ना, तब अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग धर्म के लोग मंदिर के
ठीक है, बाहर उनका वेट करते थे, अब्दुल कलाम जी के पापा का वेट करते रहते थे अलग अलग, ठीक है, अलग अलग धर्मों के लोग सब आके मस्जिद के बाहर वेट करते थे, ठीक है, अब्दुल कलाम जी के पिता का। Many of them offered balls of water to my father, who would dip his fingertips in them and say a prayer. बहुत से लोग पानी लेके आते थे कटोरा में, ठीक है, बॉल्स ऑफ वाटर, बॉल मतलब वो कटोरा, तो बहुत से लोग कटोरे में पानी लेके आते थे, उसमें उनके पिता क्या करते थे, अब्दुल कलाम जी के पिता अपना, ठीक है, फिंगर टिप्स, अपना उंगली को डुबाते थे और प्रार्थना गाते थे। प्रार्थना मतलब होता है ना वो झाड़ फूक करना, दोस्तों आप लोग जानते हैं, वो सब वो कर देते थे, लोगों का मदद कर देते थे, ठीक है, मस्जिद में जाते हैं ना लोग, तो वही। दिस वाटर वॉज देन कैरिड होम फॉर इनवैलिड्स, इनवैलिड्स मतलब बीमार लोग। अब यही पानी पढ़ा लेना, मतलब जो आए हैं लोग अपना पानी वानी पढ़ा लिए, अब्दुल कलाम जी के पापा पानी वानी में उंगली डाल के थोड़ा प्रार्थना कर दिया, अब ये पानी वो लोग क्या ले जाते थे, अपने बीमार लोगों के लिए ले जाते थे। आई ऑल्सो रिमेंबर पीपल विजिटिंग आवर होम टू ऑफर थैंक्स आफ्टर बीइंग क्योर्ड, और मुझे ये भी याद है कि लोग जब ठीक हो जाते थे तो हमारे घर धन्यवाद बोलने के लिए आते थे, मतलब जो लोग ठीक हो जाते थे तो मेरे पापा को आते थे बोलने के लिए, धन्यवाद आपके वजह से ठीक हो गया, ये सब। फादर ऑलवेज स्माइल एंड आस्क्ड देम टू टॉक थैंक अल्लाह द मर्सीफुल, और पापा हमेशा हंस के कहते थे कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, ये सब अल्लाह करते हैं, अल्लाह बहुत ही दयालु हैं। The high priest of Rameswaram temple, Pakshi Lakshmana Sastri, was a very close friend of my father. तो रामेश्वरम मंदिर के जो प्रीस्ट है, प्रीस्ट मतलब पुजारी हैं, उनका नाम है पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, वो अब्दुल कलाम जी के पापा के काफी क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, मतलब काफी क्लोज फ्रेंड है दोनों। वन ऑफ द मोस्ट विविड मतलब स्पष्ट, विविड मतलब स्पष्ट, वन ऑफ द मोस्ट विविड मेमोरीज ऑफ माई अर्ली चाइल्डहुड इज ऑफ द टू मेन ईच इन ट्रेडिशनल अटायर, अटायर मतलब पोशाक कपड़ा, डिस्कसिंग स्पिरिचुअल मैटर, मतलब वो कह रहे हैं कि उनके बचपन का एक बात उनको याद है, मतलब अब्दुल कलाम जी को बचपन का एक बात याद है, थोड़ा स्पष्ट याद है, विविड मेमोरी है, स्पष्ट याद है कि दो इंसान, ठीक है, जो कि ट्रेडिशनल अटायर में रहते थे, मतलब अपना होता है ना ट्रेडिशनल अटायर, मतलब अपना जो रीति रिवाज वाला कपड़ा पहनना, जैसे पहले लोग धोती पहनते थे, वैसे ही ट्रेडिशनल अटायर में रहते थे, और स्पिरिचुअल मैटर मतलब अध्यात्म, स्पिरिचुअल मतलब अध्यात्म धर्म, ठीक है, धार्मिक बातें करते थे, मतलब एक तो उनके पापा और एक उनका दोस्त, ठीक है। तो when I was old enough to ask question, I asked my father about the relevance of prayer. जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ ना, तो मैं ये अपने पिताजी से पूछा, ठीक है, रिलेवेंस ऑफ प्रेयर, ठीक है, ये जो प्रेयर करते हैं उसका रिलेवेंस क्या, प्रासंगिकता क्या, रिलेवेंस मतलब प्रासंगिकता, मतलब एक तरह से उन सब का मतलब वो जानना चाहते थे कि ये प्रेयर जो होता है इसका प्रसंग क्या है, क्यों प्रेयर, मतलब प्रेयर करने से हम लोग जो प्रेयर करते हैं उसका रिलेवेंस क्या है, मतलब उसका प्रासंगिकता क्या है, ठीक है। अपने पिताजी से मतलब इन सब चीजों पे डिस्कशन किए हुए कि प्रेयर को लेके, ठीक है। उसके बाद माय फादर टोल्ड मी देयर वाज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट प्रेयर, उनके पापा कहते थे कि इस प्रेयर के बारे में कुछ भी मिस्टीरियस रहस्य में नहीं है, ठीक है, मिस्टीरियस मतलब रहस्य में नहीं है, रादर प्रेयर मेड पॉसिबल अ कम्युनियन, कम्युनियन मतलब ऑफ द स्पिरिट बिटवीन पीपल, ठीक है, कम्युनियन जुड़ाव, मानसिक जुड़ाव, कम्युनियन मतलब मानसिक जुड़ाव, तो रादर प्रेयर मेड पॉसिबल अ कम्युनियन ऑफ द स्पिरिट बिटवीन पीपल। तो उनके पापा कहते थे कि प्रेयर में कुछ मिस्टीरियस रहस्य में नहीं है, बल्कि एक दूसरे को मतलब लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, ठीक है, जुड़ते हैं, मानसिक जुड़ाव होता है लोगों का। रादर प्रेयर मेड पॉसिबल अ कम्युनियन ऑफ द स्पिरिट बिटवीन पीपल, लोगों के बीच, ठीक है, मानसिक जुड़ाव होता है, आत्मा से लोग जुड़ते हैं प्रेयर के बाद, ठीक है। व्हेन यू प्रे ही सेड यू transcend your body and become a part of the cosmos which knows no division of wealth, age, caste और creed. When you pray, तो अब्दुल कलाम जी के पिता कह रहे हैं कि जब तुम प्रे करते हो, जब तुम प्रार्थना करते हो, तो यू ट्रांसेंड मतलब अपनी शारीरिक सीमा से, शरीर की सीमा से बाहर निकल जाना, मतलब हम लोग जब प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रार्थना के वक्त अपनी शरीर की सीमा से बाहर चले जाते हैं, मतलब हम लोग दूसरा सोच में चले जाते हैं, एंड बिकम अ पार्ट ऑफ कॉस्मोस, और किसका पार्ट हिस्सा बन जाते हैं, कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड का, कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड का। प्रेयर के वक्त हम लोग अपनी शारीरिक सीमा से बाहर निकल के कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हैं, विच नो डिवीजन ऑफ वेल्थ, और ब्रह्मांड मतलब ईश्वर का, ठीक है, जहाँ पे न धनी, न एज, न कास्ट मतलब किस जाति का है, पंथ, क्रीड मतलब पंथ का है, ये सब चीज देखा नहीं जाता, क्योंकि भगवान के लिए तो सभी समान है, ठीक है। माई फादर कुड कॉन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कंसेप्ट इन वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ तमिल, मतलब मेरे पापा
जो तमिल में जो भी कॉम्प्लेक्स वाले, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है थोड़ा मुश्किल मुश्किल बातों को, ठीक है, आसानी से, माई फादर कुड कन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कंसेप्ट इन वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ तमिल। तो जो भी स्पिरिचुअल वाले कॉन्सेप्ट होते थे, अध्यात्म वाले जो बातें होते थे, जो थोड़ा मुश्किल होते थे समझने में लोगों के लिए, वो उनके पिताजी क्या करते थे, तमिल भाषा में आसानी से समझा देते थे। ही वंस टोल्ड मी इन हिज ओन टाइम, उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि उनके खुद के टाइम में, इन हिज ओन प्लेस, अपने जगह पे, इन व्हाट ही रियली इज एंड इन द स्टेज ही हैज रीच्ड, गुड और बैड, एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए स्पेसिफिक एलिमेंट विद इन द होल ऑफ द मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट मतलब साफ साफ दिखाई देना, डिवाइन बीइंग, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इन हिज ओन टाइम, इन हिज ओन प्लेस, इन व्हाट ही इज रियली इज एंड इन द स्टेज ही हैज रीच्ड, गुड और बैड, एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए स्पेसिफिक एलिमेंट विद इन द होल ऑफ द मैनिफेस्ट डिवाइन बीइंग। हर इंसान उस ईश्वर के रूप का एक छोटा सा हिस्सा है। इस बात का यही मतलब है कि अब्दुल कलाम जी के पिताजी कहते थे अब्दुल कलाम जी से कि हर इंसान जो है ना ईश्वर का ही अंश है, ठीक है। आप लोग यही बात है कि हर इंसान उस ईश्वर का ही रूप है, मतलब ईश्वर के रूप का एक छोटा सा हम लोग अंश है, ठीक है। सो वाई बी अफ्रेड ऑफ डिफिकल्टी, तो इसीलिए हमें डिफिकल्टी से, मुश्किलों से, अफ्रेड मतलब डरना नहीं चाहिए। सफरिंग एंड प्रॉब्लम, ये जितना भी प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, इन सब से हमें अफ्रेड मतलब डरना नहीं चाहिए। व्हेन ट्रबल कम, जब ट्रबल्स मतलब मुश्किल, जब मुश्किलें आती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलीवेंस ऑफ योर सफरिंग, तो हमें समझना चाहिए कि किस वजह से मुश्किलें आए हैं, किस वजह से हमें ये सफर करना पड़ रहा है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब होता है संकट, मुसीबत, विपत्ति, एडवर्सिटी। ऑलवेज प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन वर्ड सब अच्छा है, इसको आप नोट डाउन लिख सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण मतलब कि हमें खुद के अंदर झांकना चाहिए कि हम क्या है, हमसे क्या गलती हुआ। तो इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है आत्मनिरीक्षण करना, मतलब खुद के आत्मा के अंदर झांकना, बाहर किसी को दुश्मन नहीं समझना, खुद के अंदर देखना। एडवर्सिटी मतलब संकट, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मौका देना। तो जब भी संकट आता है ना, बुरा वक्त हमें खुद को बेहतर बनाने का क्या करता है, अपॉर्चुनिटी, मौका प्रदान करता है। मतलब हमारा बाहर जो हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारे अंदर ही दुश्मन बैठा है। तो हमें खुद को क्या करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए खुद को, ठीक है। ये डर आलस यही सब होता है जो हमारे अंदर क्या होता है, बैठा रहता है। वाई डोंट यू से दिस टू द पीपल हु कम टू यू फॉर हेल्प एंड एडवाइस। तो अब्दुल कलाम जी ने अपने पापा से बोला, ये सब बातें आप, यही सब बातें जो आपने मुझे बताया, आप उन लोगों से भी क्यों नहीं कहते जो आपके पास मदद के लिए, सलाह के लिए आते हैं। आई आस्क्ड माई फादर, मैंने अपने पिता से पूछा। ही पुट हिज हैंड ऑन माई शोल्डर, उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पे रखा। एंड लुक्ड स्ट्रेट इनटू माई आईज, और मेरे आंख में सीधा देखा। फॉर क्वाइट सम टाइम ही सेड नथिंग, कुछ देर के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। एज इफ ही वॉज जजिंग माई कैपेसिटी टू कॉम्प्रहेंड हिज वर्ड्स, ठीक है, माई कैपेसिटी, ही वॉज जजिंग माई कैपेसिटी टू कॉम्प्रहेंड हिज वर्ड। तो वो ही वॉज जजिंग माई कैपेसिटी, वो मेरे क्षमता को जज कर रहे थे, टू कॉम्प्रहेंड हिज वर्ड, ताकि उनके वर्ड को मैं समझ भी पाऊंगा कि नहीं, कॉम्प्रहेंड हिज वर्ड। देन ही आंसर्ड इन अ लो डीप वॉइस, उसके बाद वो धीरे से आवाज में एक आंसर दिया। हिज आंसर फिल्ड मी विथ अ स्ट्रेंज एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, उनका आंसर मुझे एक अजीब सा, स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंज एनर्जी, एक अजीब सा एनर्जी, ऊर्जा, और एंथुसियाज्म मतलब होता है उत्साह, एंथुसियाज्म मतलब होता है उत्साह से भर दिया, ऊर्जा और उत्साह से। जब उनके पापा ने आंसर दिया तो अब्दुल कलाम जी ऊर्जा और उत्साह से भर गए। वेन एवर ह्यूमन बींग्स फाइंड देमसेल्फ अलोन, तो अब्दुल कलाम जी के पिता कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग, जब कोई इंसान खुद को अकेला, अलोन महसूस करता है, जो नेचुरल रिएक्शन, ठीक है, दे स्टार्ट लुकिंग फॉर कंपनी। तो ये प्रकृति का नियम है कि वो एक अपना कुछ दूसरे लोगों को खोजना शुरू करता है। जब वो खुद को अकेला महसूस करता है तो वो दूसरे लोगों के लिए, हेल्प के लिए जाना चाहता है, दूसरे लोगों के साथ बैठना चाहता है, बातें करना चाहता है। वेन एवर दे आर इन ट्रबल, जब कोई परेशानी में होता है, दे लुक फॉर समवन टू हेल्प देम, तो वो ऐसा आशा करता है कि कोई उसका मदद करे। वेन एवर दे रीच एन इम्पैसेज, दे लुक टू समवन टू शो देम द वे आउट, जब वो मुश्किल में पड़ता है तो उसे लगता है कि कोई उसे रास्ता दिखाए, बाहर निकाले उसको मुसीबत से। एवरी रिकरेंट एंग्विश मतलब क्या होता है, एंग्विश मतलब गुस्सा। लॉन्गिंग मतलब डिजायर, इच्छा। एंड डिजायर फाइंड्स इट्स ओन स्पेशल हेल्पर, तो जो भी एंग्विश होता है, ठीक है, एंग्विश, लॉन्गिंग, ठीक है, एंड डिजायर find its own special helper for the people who come to me in distress. I am but go between in their effort to propitiate, ठीक है, demonic forces with prayers and offering। तो यहाँ पे समझा रहे हैं अब्दुल कलाम जी के पिता अब्दुल कलाम जी को कि जो भी लॉन्गिंग होता है, जो भी लोग जो भी लोग मेरे पास मदद के लिए आते हैं,
उनको मैं क्या करता हूँ, जो लोग डिस्ट्रेस में होते हैं, जो लोग बहुत ही स्ट्रेस में, टेंशन में होते हैं, दुखी रहते हैं, जब मेरे पास मदद के लिए आते हैं, तो मैं आई एम बट गो बिटवीन इन देयर एफर्ट टू प्रोपिटेट डेमोनिक फोर्सेस। डेमोनिक मतलब होता है डरावना, डेमोनिक मतलब होता है डरावना, ठीक है। फोर्सेस विद प्रेयर एंड ऑफरिंग, मतलब वो खुद को कहे कि मैं ही, मेरे वजह से ही लोग ठीक हो जा रहे हैं, मैं ही, मतलब मेरे पास ऐसा जादू है इसलिए मैं लोग को ठीक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करे। वो कह रहे कि मैं तो बस प्रेयर करता हूँ, ठीक है, और मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ अल्लाह के लिए, मैं अल्लाह के सामने बस प्रेयर कर देता हूँ, मैं तो एक जरिया हूँ, ठीक है, मैं तो एक बस अल्लाह का मतलब अल्लाह के लिए जो मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं एक जरिया हूँ, मैं बस प्रार्थना कर देता हूँ, ठीक है, बाकी सब तो अल्लाह ही करते हैं, मैं बस प्रार्थना कर देता हूँ, ठीक है, ताकि डेमोनिक फोर्सेस जो भी किसी के साथ अगर कोई बुरा है, डेमोनिक डरावना कुछ हुआ है, किसी का बुरा साया, बुरा कुछ भी, तो वो दूर हो जाता है। दिस इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच एट ऑल एंड शुड नेवर बी फॉलोड। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मेरे वजह से हो जा रहा है, ये सब अल्लाह करते हैं, ठीक। वन मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ फियर रीडन विजन ऑफ डेस्टिनी एंड द विजन दैट इनेबल अस टू सीक द एनिमी ऑफ फुलफिलमेंट विद इन आवर सेल्फ। ये बहुत ही अच्छा लाइन है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो हर लोगों को ये समझना चाहिए कि फियर रीडन विजन ऑफ डेस्टिनी, ठीक है, फियर रीडन विजन ऑफ डेस्टिनी मतलब डर से भरा भाग्य, डेस्टिनी मतलब होता है भाग्य, डेस्टिनी मतलब भाग्य, फियर रीडन विजन मतलब डर से भरा भाग्य। तो अगर हम अपने भाग्य को डर से भर लेंगे, डर से भरा हुआ हमारा भाग्य रहेगा, तो हम कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। एंड दैट विजन दैट इनेबल अस टू सीक द एनिमी ऑफ फुलफिलमेंट विद इन आवर सेल्फ, ठीक है। तो विजन दैट इनेबल अस टू सीक द एनिमी ऑफ फुलफिलमेंट विद इन आवर सेल्फ, हमारे अंदर खुद दुश्मन बैठा है, हमारा दुश्मन बाहर नहीं है, हमारे अंदर खुद दुश्मन बैठा है। वो दुश्मन कौन है? आलस है, डर है, ठीक है, ये सब हमारे अंदर का दुश्मन है, बाहर कोई हमारा दुश्मन नहीं है। आवर सेल्फ, ठीक है, हमारे अंदर का दुश्मन है, तो हमें खुद के अंदर झांकना चाहिए, ठीक है, हमें बाहर नहीं देखना चाहिए कि बाहर वजह से कुछ हो जा रहा है, हमें खुद के अंदर ही देखना चाहिए, ठीक है। I remember my father starting his day at 4 AM by reading the namaz before dawn। तो मुझे याद है कि मेरे पिताजी, ठीक है, स्टार्टिंग हिज डे एट 4 AM बाय रीडिंग द नमाज, 4 बजे सुबह उठते थे मेरे पिताजी, 4 बजे सुबह उठते थे, रीडिंग द नमाज पढ़ते थे बिफोर डाउन, ठीक है, बिफोर डाउन। आई रिमेंबर माई फादर स्टार्टिंग हिज डे एट 4 AM बाय रीडिंग द नमाज बिफोर डाउन। मतलब डाउन मतलब क्या होता है? सूर्य भी जब पूरा तरह से निकला नहीं हो। डाउन मतलब हुआ दोस्तों एकदम सुबह नहीं होता है, मतलब डाउन मतलब होता है कि जब सूरज भी नहीं निकला होता, मतलब एक तरह से 4 बजे का ही वक्त समझिए डाउन मतलब, ठीक है, कि जब सूरज भी पूरा नहीं निकला है, मतलब तो थोड़ा सा लाली, ठीक है, लाली दिख रहा है उसका, बट पूरा तरह से सूरज नहीं निकला है, ठीक है, तो वो डाउन का समय होता है। तो वो 4 बजे उठते थे, ठीक है, बाय रीडिंग द नमाज पढ़ते थे, ठीक है। आफ्टर द नमाज ही यूज्ड टू वॉक डाउन टू अ स्मॉल कोकोनट ग्रोव वी ओन्ड अबाउट 4 miles फ्रॉम आवर हाउस। उसके बाद वो क्या जाते थे? टहलने के लिए कोकोनट ग्रोव में, मतलब नारियल के बगीचे में, एक छोटा सा नारियल का उनका बगीचा था, ठीक है, उनके घर से। आफ्टर द नमाज ही यूज्ड टू डाउन टू स्मॉल कोकोनट ग्रोव वी ओन्ड अबाउट 4 miles फ्रॉम आवर होम। अब्दुल कलाम जी के घर से, ठीक है, 4 मील की दूरी पर, 4 मील की दूरी पर क्या था? एक 4 miles के दूरी पर एक कोकोनट का बगीचा था, नारियल का छोटा सा बगीचा था, जो कि खुद के थे, उनके अब्दुल कलाम जी के ही थे। वो वहां सुबह चले जाते थे टहलने के लिए, ठीक है। ही वुड रिटर्न विद अ डजन, डजन मतलब होता है एक दर्जन में जैसे 12 होता है, आप लोग जानते हो। डजन कोकोनट टाइड टुगेदर थ्रोन ओवर हिज शोल्डर एंड ओनली देन वुड ही हैव हिज ब्रेकफास्ट। ही वुड रिटर्न हिज विथ अबाउट अ डजन कोकोनट टाइड टुगेदर थ्रोन ओवर हिज शोल्डर। और फिर जब बगीचे में वो घूम लेते थे, जब वापस घर आते थे, तो अपने कंधे पे ना ऐसे डजन कोकोनट, मतलब ऐसे ही डजन में 12 नारियल लेके 12 कोकोनट टाइट एक साथ सबको बांध के, ठीक है, टुगेदर, सभी नारियल को एक साथ बांध के अपने कंधे पे ऐसे रख के, ठीक है, और अपना घर आते थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब सुबह 4 बजे उठते थे, नमाज पढ़ते थे, डाउन से पहले उठते थे, ठीक है, नमाज के बाद वो अपना एक छोटा सा नारियल का बगीचा था, वहाँ चले जाते थे, टहलते थे, फिर नारियल तोड़ते थे और उसको अपने कंधे पे लेके आ जाते थे अपने घर ब्रेकफास्ट। फिर क्या करते थे? ब्रेकफास्ट करते थे। दिस रिमेंड हिज रूटीन इवन व्हेन ही वाज इन लास्ट 60s, ठीक है, लेट 60s। ये रूटीन तब वो उस समय भी फॉलो करते थे जब वो 60 साल के थे। सोचिए, जब वो 60 वर्ष के थे तभी भी यही रूटीन फॉलो करते थे, ठीक है, 60 से 70 के बीच में। लेट 60s मतलब ही हुआ कि 60 से 70 के बीच में जब उनका उम्र था, तो भी वो यही रूटीन फॉलो करते थे।
I have throughout my life tried to emulate my father in my own world of science and technology. ठीक है. I have throughout my life tried to emulate my father in my own world of science and technology. तो उनके पिता तो अपना जीवन अध्यात्म में व्यतीत किए, ठीक है, और अब्दुल कलाम जी तो अपना जीवन टेक्नोलॉजी में, साइंस में, इस सब में व्यतीत किए. बट उनका जो सारा शिक्षा था, ज्ञान था, वो अपने पिता द्वारा दिया गया ही वो जीवन भर उसका, ठीक है, निर्वाह किए हैं. I have endeavored to understand the fundamental truth revealed to me by Father and feel convinced that there exists a divine power that can lift one up from confusion, misery, melancholy and failure and guide one's to one's true place. तो यहाँ कहा गया है कि वो अपने, भले वो अब्दुल कलाम जी साइंस और टेक्नोलॉजी वाले जीवन में थे, बट वो सारा नियम जो उनका सीख मिला था ना, वो सब सीख वो फॉलो करते थे. अपने पिता के द्वारा जो बचपन में उन्हें सीख मिला था, वो सब पूरा जीवन भर वही सीख के साथ चले. ठीक है, भले साइंस में थे, टेक्नोलॉजी में थे, बट सारा सीख उनको वो पिता वाला ही था. ठीक है, रूटीन फॉलो करना, उन सिंप्लिसिटी. आप लोग सुना, अब्दुल कलाम जी जो थे ना, उनका वो खुद लग्जरी लाइफ, इतना प्रेसिडेंट भी हुए, साइंटिस्ट भी हुए, बट कभी भी ऐसा लग्जरी वाला लाइफ नहीं जिए हुए. ठीक है, हमेशा सिंपल लाइफ ही जिए. तो आई हैव एंडेवर्ड मतलब होता है यहाँ पे प्रदान किया गया. ठीक है, सॉरी, एंडेवर्ड का मतलब होता है प्रयास करना. एंडेवर्ड टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ट्रूथ रिवील्ड टू बी बाय माय फादर एंड फील कन्विंस्ड दैट देयर एग्जिस्ट अ डिवाइन पावर दैट कैन लिफ्ट वन अप फ्रॉम कंफ्यूजन. हो सकता है दोस्तों थोड़ा आवाज आप लोग को नहीं जा रहा होगा, थोड़ा फिर से हम पढ़ा दे रहे हैं आपको. आई हैव एंडेवर्ड टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ट्रूथ रिवील्ड to me by my father and feel convinced that there exists a divine power that can lift one up from confusion, misery, melancholy and failure and guide one's to one's true place. तो यहाँ पे कह रहे हैं, अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि मैंने यह प्रयास किया. एंडेवर्ड मतलब होता है प्रयास करना. ठीक है, एंडेवर्ड मतलब प्रयास करना. टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ट्रूथ रिवील्ड टू बी माय फादर एंड फील कन्वाइंस्ड दैट, कन्वाइंस मतलब अपने आप को विश्वास दिलाना, दैट देयर एग्जिस्ट अ डिवाइन पावर दैट कैन लिफ्ट अप फ्रॉम कंफ्यूजन, मिजरी, मेलांकली एंड फेलियर. मतलब वो कह रहे हैं अब्दुल कलाम जी कि उन जो लोग भी उदास होते हैं, यहाँ पे जो लिखा है कि कंफ्यूजन मतलब कोई कंफ्यूजन में होते हैं. ठीक है, माइजरी यानी कभी कोई उदास रहते हैं. जो मेलांकली है वो भी उदासी ही होता है, उसका मतलब भी उदास होता है. जब भी लोग अपना उदासी में होते हैं, कंफ्यूजन में होते हैं, तो एक कुछ होता है, एक डिवाइन पावर काम करता है. ठीक है, जो कि आदमी को इन सब चीज़ों से, ठीक है, मतलब आदमी के अंदर एक खुद का या भगवान का कह सकते हैं कि एक ऐसा मतलब पावर काम करता है जो इन सब चीज़ों से क्या करता है, लोगों को उठाता है. आप लोग खुद को एक एग्जाम्पल में समझिए. हम लोग जब कभी उदास होते हैं, कभी कुछ कन्फ्यूजन में होते हैं, तो ऐसा तो नहीं हमेशा रह जाते कन्फ्यूजन में, बाहर तो निकलते ही हैं. ठीक है, क्योंकि ऐसा डिवाइन पावर है दैट कैन लिफ्ट वन अप फ्रॉम, जो कि हमें ऊपर उठाता है. ठीक है, हमारे अंदर का वो खुद का भगवान के हम लोग अंश है, तो हम लोग के अंदर ये पावर है. एंड वंस एन इंडिविजुअल सीवर्स मतलब तोड़ना, हिज इमोशनल एंड फिजिकली बॉन्ड. जब वो इमोशनली, फिजिकली, इन सब चीज़ों से क्या होता है, मतलब इमोशनल या फिर फिजिकली बॉन्ड जो होता है कि हर चीज़ में इमोशनल हो जाना. ठीक है, ये सब चीज़ को जब वो तोड़ता है, बाहर निकलता है इन सब चीज़ों से, ही इज ऑन द रोड टू फ्रीडम, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड. तो जब आदमी दुख, चिंता, ठीक है, दुख, चिंता, इमोशनली किसी भी बात पे, अब वो दुख पे ही हो, दुख के लिए जब इमोशनल हो जाना, इन सब चीज़ों से जब बाहर निकल जाता है इंसान, जब इन सब चीज़ों से बाहर निकलता है, तो वो फ्रीडम मतलब आज़ादी और पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, खुशी और पीस ऑफ माइंड यानी मन का शांति उसको मिलता है एक इंसान को. ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया दोस्तों. तो यही थे पूरा स्ट्रॉन्ग रूट जो कि मैंने बोला था आपको वन शॉट में कराऊंगा, और ये अभी कंप्लीट हो गया कि जब हम लास्ट लाइन में यही था कि जब हम लोग ये सारा दुख, कष्ट, संकट, इन सब चीज़ों को, इमोशनल, ये सब चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं, तो हम लोग फ्रीडम, हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड, ठीक है, हमें मिलता है लाइफ में. तो स्ट्रॉन्ग रूट आज हमारा कंप्लीट हो गया है.
अब स्ट्रॉन्ग रूट तो हमारा कंप्लीट हो गया, साथ में अब हम क्या करेंगे कि एक शॉर्ट वीडियो लाएंगे जिसमें आपको क्या करूंगा कि जितने स्ट्रॉन्ग रूट के एक ही साल मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, अभी तक सिर्फ एक बार ही एचएस हुए हैं ना, क्योंकि नया सिलेबस सेमेस्टर है, तो वो उसमें जो आया होगा क्वेश्चन और साथ में जितने भी इससे क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू, ठीक है, इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो जितने भी एमसीक्यू बनेंगे वो सब एमसीक्यू आपको एक शॉर्ट वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तब तक आप लोग ये चैप्टर समझ गए होंगे, बट ये चैप्टर ऐसे मैंने समझाया है ना कि आप लोग इस चैप्टर को समझने के बाद कुछ भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके सामने अगर अभी कोई क्वेश्चन आएगा ना एमसीक्यू स्ट्रॉन्ग रूट से, 4 ऑप्शन होंगे तो आप इजीली टिक कर देंगे, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन आसानी पूछे जाते हैं, तो सब क्वेश्चन आप लोग आसानी से टिक कर देंगे, क्योंकि आपने पूरा इसका हिंदी मतलब समझ लिया, पूरा आपने स्ट्रॉन्ग रूट को समझ लिया है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट आप लोग कमेंट करिएगा, और साथ में आप लोग इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, और लैंग्वेज की क्लास, ठीक है, आपका सेमेस्टर 3 के जो एग्जाम होंगे ना उसमें आपको बहुत ही मदद मिलेगा।